एस.सी. वर्मा का रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर का ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 63 फ्रॉम चैप्टर 10. Two small balls A and B, each of mass m, are joined rigidly to the ends of a light rod of length L. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v0 in a direction perpendicular to the rod. A particle P of mass small m kept at rest on the surface sticks to the ball A as the ball collides with it. Find the linear speeds of the balls A and B after the collision, the velocity of the center of mass C of the system A plus B plus P, and the angular speed of the system about C after the collision. तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है. इसमें एक हिंट भी दे रखा है. हिंट ये दे रखा है that light rod will exert a force on the ball B only along its length. तो क्योंकि एक लाइट रॉड है तो इसमें ये हिंट दे रखा है कि जो भी फोर्स लगेगा ये अलोंग द रॉड लगेगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द रॉड जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो इस हिंट से हमें क्या मिल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द रॉड अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मोशन हमारा सारा जो है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड ही होगा. तो पहला हिंट ये हमें बता रहा है कि इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम जो है जो कि परपेंडिकुलर टू द रॉड है वो कंजर्व हो जाएगा. पहले पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि ये जो A है वो भी वेलोसिटी v0 से जा रहा है, B जो है वो वेलोसिटी v0 से ये भी जा रहा है, और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल P पड़ा हुआ है, उसका भी मास स्मॉल m है. इन तीनों का m, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, और ये स्टेशनरी है, एट रेस्ट है. और उसके बाद क्या होता है, ये जो P है वो A से स्टिक कर जाता है. स्टिक कर जाता है मतलब ये इन इलास्टिक कोलिजन है. इन इलास्टिक कोलिजन हो गया. और इसमें दूसरा हिंट इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो भी फोर्स लगेगा वो अलोंग द रॉड ही लगना है, क्योंकि ये एक लाइट रॉड है और रिजिड रॉड है, यानी कि रॉड जो है वो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ भी नहीं लगेगा. तो इस हिंट से हमें क्या मिलता है, पहला तो इसने हिंट दिया कि ये स्टिक कर रहा है. स्टिक कर रहा है इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन होगा. इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो आप ये जानते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा. नंबर 1. नंबर 2, आप ये जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो इलास्टिक में भी इन इलास्टिक में भी सब में लगता है अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो या जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा हो. अब अगर इस A की बात करें, इस A और P में A जो था इनिशियली ये मास m और वेलोसिटी v0 से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, mv0 हो गया. जब ये स्टिकिंग हो जाने के बाद, यानी स्टिकिंग का मतलब क्या है कि A और P दोनों एक वेलोसिटी से जाएंगे. सपोज वो वेलोसिटी v1 है. अब इनका मास क्या हो गया, A भी पहले से मास m का है, ये भी मास m का है, यानी टोटल मास 2m इंटू सपोज ये वेलोसिटी v1 हो गया जो फाइनल इनकी वेलोसिटी है. तो ये इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम दैट इज Pi इज इक्वल टू P फाइनल. और ये क्यों होगा, क्योंकि अगर हम अपने सिस्टम को अब सपोज ऐसे बनाते हैं, क्योंकि जब हमें वेलोसिटी ऑफ A फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन, तो पूरे सिस्टम को बनाने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें बस सिर्फ अभी इसका वेलोसिटी ऑफ A फाइंड करना है. तो हमारा अगर सपोज ये सिस्टम हो गया A और P वाला, तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके कारण लग सकता है, इस रॉड के कारण लग सकता है, यानी B की तरफ. अब क्वेश्चन में ही हिंट में दे रखा है कि जो भी फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ही लगना है, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा. तो ये डायरेक्शन हमारा क्या है, ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ दिस ग्रीन लाइन, यानी परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, A पार्टिकल और जो P पार्टिकल अभी मूव करना चालू करेगा. यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देयर इज नो फोर्स, देयरफॉर Pi इज इक्वल टू P फाइनल, बिकॉज वॉट एवर फोर्स इज एक्टिंग, ये वाला जो रॉड के कारण होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है ऑफ द मोशन. देयरफॉर mv0 इज इक्वल टू 2m इंटू v1. देयरफॉर ये v1, या इसको मैं लिख सकता हूँ va लिख देता हूँ, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन में va और b भी काफ़ी जगह होगा. तो जो वेलोसिटी ऑफ A हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v0/2, यानी जो A है वो v0/2 वेलोसिटी से मूव करेगा. अब अगर हम बात करें B की, तो B जो है पहले वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब यहाँ पे स्टिकिंग हो गया, तो क्या इस स्टिकिंग के कारण इसकी कुछ वेलोसिटी घटेगी, देखते हैं. अब उसको हम सिस्टम बना के देखते हैं. अगर ये हमारा सपोज ये एक सिस्टम हो गया, पार्टिकल B
ऑफ मास m, इस पे भी फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो इसका भी जो फोर्स है वो इस ग्रीन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसके परपेंडिकुलर है। तो यानी कि इस फोर्स के कारण इसकी ये वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ b जो है वो कोलिजन के बाद भी v0 से मूव करता रहेगा। b में हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास c, जो भी उसका नाम देते हैं c, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ a, b एंड p। इन तीनों की जो वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास बनेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को फ्रेम करने में ही एक बहुत अच्छा हिंट, सटल हिंट छिपा हुआ है। पार्ट ए का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा था लीनियर स्पीड्स ऑफ द बॉल ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन। लेकिन जब क्वेश्चन पार्ट बी में पूछता है तो ये पूछता है द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस सी पी। ये नहीं पूछ रहा है आफ्टर द कोलिजन या बिफोर द कोलिजन। कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मैं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कब की, बिफोर द कोलिजन या आफ्टर द कोलिजन। तो यही एक हिंट छिपा हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो बिफोर द कोलिजन हो या आफ्टर द कोलिजन हो, दोनों सेम रहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन पार्ट बी में इस चीज का जिक्र ही नहीं किया गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन। अगर आप कोई भी निकाल दें तो वो सेम रहेगा। तो बिफोर द कोलिजन निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि उस टाइम तक कुछ कोलिजन नहीं हुआ था, तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक सिस्टम था। अगर हम अपने सिस्टम को सपोज इस पूरे ए, बी और पी को, तीनों को एक सिस्टम बना दें, तो जो भी फोर्स लग रहा है, रॉड में स्टिकिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सट रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब इंटरनल फोर्सेज हैं। इस सिस्टम के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने एक जो सिस्टम अपना बना दिया रेड सर्कल से, इसका जो भी फोर्स है, ये स्टिकिंग का, पी स्टिक कर रहा है ए से, ए अगर सपोज बी को पुश कर रहा है, रॉड अगर कुछ इधर से पुश कर रहा है, जो भी ये पुशिंग एंड स्टिकिंग एंड पुलिंग होगा वो सब इंटरनल है। इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन दिस हॉरिजॉन्टल और इन दिस डायरेक्शन, ग्रीन डायरेक्शन, विल बी कंजर्व्ड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा पहला पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी, यानी ए को पहला मानते हैं तो m इंटू वी जीरो, प्लस दूसरा पार्टिकल मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी जीरो, प्लस तीसरा इसकी भी मास m है, तो यहाँ मास m है लेकिन m इंटू जीरो यानी 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 3m। तो आंसर हो गया 2v0/3। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये बिफोर द कोलिजन है। लेकिन बिफोर हो या आफ्टर हो वो दोनों सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? कि जब हमने इस सिस्टम को ये बना लिया तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लग रहा है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम और ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले ये देखना है कि अब कोलिजन हो चुका है, स्टिकिंग हो चुकी है। तो स्टिकिंग के बाद यहाँ पे मास क्या हो जाएगा हमारा, 2m हो जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा m हो जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो टुवार्ड्स हेवियर पार्टिकल होगा तो टुवार्ड्स a होगा, और इनफैक्ट इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा l/3। बहुत ही आसान इसको फाइंड करना, और ये डिस्टेंस होगा 2l/3। आप लोग सभी जानते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है। अगर एक पार्टिकल 2m का है और ये m का है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे l/3 डिस्टेंस पे होगा। अच्छा, दूसरा हमने वेलोसिटी भी दोनों का निकाल लिया है, a और b का। वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है v0 जस्ट कोलिजन के बाद, तो ये b की वेलोसिटी है v0 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, और इसकी वेलोसिटी है v0/2। अब हमें फाइंड करना है कि ये सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या है अबाउट सेंटर ऑफ मास c। इस क्वेश्चन में एक और ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट दे रखा है, किसने बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड अबाउट c। अगर ये अबाउट c ना भी रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा मोशन क्या है, एक प्लेन में हो रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर में हो रहा है। जब एक प्लेनर मोशन होता है और ये बॉडी भी मेरा प्लेनर है, तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c या अबाउट b या अबाउट a ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। अगर आप अबाउट c निकालें तो भी जो आंसर आएगा, अगर आप अबाउट a निकालें तो भी जो आंसर आएगा, या अबाउट b निकालें वो भी जो आंसर आएगा, वो सब सेम होगा। वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा।
तो इसको कैसे फाइंड करना है? इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही, जब भी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हर स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जो सही भी है। इस केस में भी मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है अबाउट सी, क्योंकि मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वेलोसिटी अबाउट सी, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट सी। तो इनिशियली अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा था, ये v0 से मूव कर रहा था और ये वाला भी v0 से मूव कर रहा था। इनिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। तो इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ Li, एंड इसको मैं c इसलिए दे रहा हूँ कि Li अबाउट c, और c जो है ये इक्वी डिस्टेंस अभी नहीं है, क्योंकि हमने जब इनिशियली भी कोलिजन नहीं भी हुआ है तो भी ये m के कारण जो ये c मेरा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो Li अबाउट c अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके कारण ये वेलोसिटी v0 थी, ये डिस्टेंस ये है, तो ये इस डायरेक्शन में इसका ये होगा। अगर आप राइट हैंड रूल को लगाएं तो ये r है और ये v है, तो r क्रॉस v नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि माइनस आएगा। रोटेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज को जनरली हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसको जब हम लोग लिखना चाहें तो Li अबाउट c हो जाएगा माइनस 2L/3, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इंटू mv0। ये एक है b के कारण जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ। a के कारण क्या होगा, a क्योंकि यहाँ पे है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो a के कारण जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। और अभी ध्यान रखें क्योंकि अभी कोलिजन नहीं हुआ है, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, तो ये L/3 तो डिस्टेंस रहेगा, ये m रहेगा, और ये अभी भी v0 रहेगा। ये v0/2 अभी नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर कोलिजन की, और यहाँ पे भी केवल m रहेगा क्योंकि अभी स्टिकिंग नहीं हुआ है। ये एंगुलर मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन हैज हैपेंड। ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा। ये नेगेटिव में क्यों होगा, इसको एक और तरीके से मैं दिखा सकता हूँ कि सपोज ये c है मेरा, और नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस v का टर्म्स होता है, या r क्रॉस p लिख लें अगर मैं m को हटा दूं। तो विथ रिस्पेक्ट टू c जो मेरा b का जो पोजिशन वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, अगर आपने एक्स वाई एक्सिस ऐसे बना रखा है तो ये i होता है, ये j होता है x, तो ये y डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या वेक्टर है, ये टुवर्ड्स j वेक्टर है, और मेरा वेलोसिटी क्या है, ये टुवर्ड्स i वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, i j यूनिट वेक्टर। तो जो एंगुलर मोमेंटम वो निकलेगा, इन दोनों कारण क्या होगा, j क्रॉस i क्या होता है, माइनस k। इसीलिए इस b का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो मैं c से बात कर रहा हूँ, c से मेरा पोजीशन वेक्टर b का क्या है, इन पॉजिटिव j डायरेक्शन, वेलोसिटी है इन i डायरेक्शन, j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k। तो सेम चीज को शो करने का कि ये माइनस क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, दो तीन तरीके होते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट c क्या होगा, उसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ L फाइनल अबाउट c। एंगुलर मोमेंटम का एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला होता है जो मैंने अपने लेक्चर्स में भी दिखाया था। हमने अपने लेक्चर्स में दिखाया था कि कोई भी हमारे पास सपोज एक आर्बिट्ररी बॉडी ये दे रखी है, आर्बिट्ररी रिजिड बॉडी दे रखी है, और हमारा एक आर्बिट्ररी ओरिजिन O है। इस ओरिजिन के अबाउट अगर हमें L फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका था कि L अबाउट O मेरा कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, इक्वल टू L ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O। इस पॉइंट का, इस बॉडी का सपोज यहाँ पे ये एक सेंटर ऑफ मास है, ये इसको मैं C से डिनोट कर देता हूँ, प्लस L अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हर तरह के जनरल रिजिड बॉडी के लिए, अगर उसका प्लेन में मोशन हो रहा है, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। उसी को अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो इसको मैंने Lz यहाँ पे लिख दिया है। Lz क्यों लिखा है, क्योंकि मोशन मेरा सारा प्लेन में हो रहा है, तो L जो होगा वो या तो प्लस k डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर k डायरेक्शन में, या माइनस k में, यानी कि L का एक केवल z कंपोनेंट होगा। अगर हमारा मोशन xy प्लेन में हो रहा है तो L जो है एंगुलर मोमेंटम हमेशा z कंपोनेंट ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आप याद रखिए L इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है। r मेरा xy प्लेन में है, तो जो L है वो xy प्लेन के परपेंडिकुलर होना है। xy प्लेन के परपेंडिकुलर होना यानी कि वो z डायरेक्शन में होगा, यानी L का एक और एकमात्र कंपोनेंट वो Lz होगा। तो हम Lz को अगर लिखते हैं तो ये m r क्रॉस v है। r जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इंटू v जो हो गया वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, और उसका हमने एक z कंपोनेंट ले लिया है,
प्लस ये जो L अबाउट सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, IZ सेंटर ऑफ मास, यानी कि Z डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई एक्सिस पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनटू ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ओमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ये कंपोनेंट इक्वेशन है, या इसको कह सकते हैं आप स्केलर इक्वेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आता कहाँ है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और इसको अगर आप याद करना चाहें तो जैसे आपको कोई किसी नंबर का लॉग निकालना है, देखिए अगर आपको चाहिए कि फाइंड लॉग ऑफ 50 टू बेस से 20, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो हम लोग लॉगरिथम में क्या करते थे, लॉग ऑफ 50 टू बेस 20 नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग एक इंटरमीडिएटरी बेस लेते थे जिसका हमें लॉगरिथम मालूम होता था। तो हम लोग क्या करते थे, निकालते थे पहले log ऑफ 50 टू बेस 10 और इनटू कर देते थे log ऑफ 10 टू बेस 20, क्योंकि ये log 10 कॉमन लॉगरिथम होता है, वो हमें टेबल्स उसकी रहती हैं। तो हमने क्या किया, हमें निकालना था टू बेस 20, क्योंकि बेस 20 मुझे डिफिकल्ट लगा, मैंने पहले 50 का लॉगरिथम बेस 10 पे निकाल दिया, और उसके बाद क्या किया, ये जो मेरा नया बेस था उसका लॉगरिथम निकाल दिया पुराने बेस जिस पे हमें निकालना था 20। एग्जैक्टली सेम एनालॉजी यहां पे भी हो रही है। आपको L निकालना है अबाउट दिस पॉइंट O। अब अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट O तो बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं आर्बिट्ररी कहीं पर है, तो मैं कहता हूं ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले इस आर्बिट्ररी जनरल बॉडी की आप L निकाल लें अबाउट सेंटर ऑफ मास, और जब हमने इसको अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो आप भूल जाइए कि ये एक जनरल बॉडी है, वो क्या कर रहा है। अब आप इस सेंटर ऑफ मास की L निकाल लें अबाउट दिस पॉइंट O। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका एक, तो इस फॉर्मूले की एनालॉजी को आप इसमें देखिए, ये मेरा एक आर्बिट्ररी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे cm है, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये vcm है, और ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं rcm लिख सकता हूँ। तो अगर इस आर्बिट्ररी बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट O, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले मैं इसका L निकालता हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो ये होता है। अब ये क्यों होता है ये आप सोचिए, अगर आपका एक आर्बिट्ररी बॉडी है और आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट C, तो क्योंकि एक रिजिड बॉडी है और आप रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास C पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो, ये पार्टिकल हो, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास C से बैठकर देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल ना तो मुझसे दूर जा सकता है ना मेरे पास आ सकता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी एकमात्र क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर। यानी कि अगर आप किसी भी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं और वहां पे जितने भी 10 मिलियन पार्टिकल्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो पार्टिकल ना आपसे दूर जा सकता है ना पास आ सकता है, यानी कि उसकी रेडियल वेलोसिटी नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। उसकी सारी वेलोसिटी क्या होगी, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास से अगर मैं बैठ के देखूं तो अगर कोई भी वेलोसिटी होगी तो बेसिकली क्या मुझे लगेगा कि सारे पार्टिकल्स जो है वो मेरे चारों तरफ इन अ सर्कल मूव कर रहे हैं, यानी कि एक प्योर रोटेशन हो गया, उसमें कोई भी लीनियर वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन नहीं होगा। तो v क्या होगा, ये ओमेगा r हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो r इंटू वी ओमेगा r, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा, तो ये ओमेगा r स्क्वायर हो जाएगा। और ये सारे r स्क्वायर का अगर आप समेशन कर देंगे तो ये आपका टर्म I हो जाएगा और I इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये फॉर्मूला सब लोगों ने डिराइव भी किया होगा, ये बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं तो उसका L अबाउट सेंटर ऑफ मास ये होता है IZ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अब हमने जब इसका L अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो बेसिकली अब हम भूल सकते हैं कि ये मेरा रिजिड बॉडी है क्या है। अब हम कंसंट्रेट करते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास जो एक पॉइंट है इसका L क्या होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, R क्रॉस V और मास को ऐड कर दें तो ये कंपोनेंट आ गया, यानी कि L अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन इज इक्वल टू MR क्रॉस V प्लस IZ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो ओरिजिन आपका O है, तो आप ये जो पहला टर्म है ये बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी से ओरिजिन से मूव कर रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और दूसरा टर्म जो है वो L अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये स्पिनिंग पे डिपेंड कर रहा है।
वो आपके इस O पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये IZ सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है, एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है इस बॉडी का, और ओमेगा तो आपका है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से आपकी बॉडी रोटेट कर रही है। तो अपने लेक्चर्स में मैंने दिखाया था कि किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सपोज O मेरा आर्बिट्ररी ओरिजिन है। सबसे पहले आप ये लिखें कि जो सेंटर ऑफ मास है M, इसमें हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, उसका क्या पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू दैट आर्बिट्ररी ओरिजिन, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दैट आर्बिट्ररी ओरिजिन, प्लस क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन हो रहा है, आप एक I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, और इसको क्योंकि वेक्टर इक्वेशन इसको वेक्टर दिखाने के लिए आप इसको का डायरेक्शन दे दें। यानी कि आपको किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट O के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या हो जाएगा, mr सेंटर ऑफ मास प्लस क्रॉस v सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते थे। यानी कि ये दिस एंगुलर मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम आया, प्लस इसको कहते थे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो स्पिनिंग इफेक्ट हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास उसके कारण क्या हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग इसमें यूज करें तो हमारा O के अबाउट क्या है, वो हमारा बेसिकली C ही हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में R क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हमें बस केवल ये कंपोनेंट चाहिए। तो अगर हमें L फाइनल अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। सिंपल से बात है, I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा होगा, और ये ओमेगा ऐसे रोटेट कर रहा है। अब क्योंकि ये ओमेगा इस बॉडी का ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो टोटल ये भी नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब आप इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको I सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है I सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, क्योंकि इसमें क्या है, एक M पे है और वो 2L/3 डिस्टेंस पे है, तो M इंटू 2L/3 होल स्क्वायर, प्लस दूसरा ये 2M पे है और ये L/3 डिस्टेंस पे है, इंटू L/3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 यानी 6mL²/9। ये I सेंटर ऑफ मास हो गया। इसको आप अब इससे इक्वेट कर दें, ये क्या है, -2L/3 प्लस L/3 यानी कि -L/3 mv0, ये मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये माइनस इसलिए है कि माइनस टर्म डोमिनेट कर रहा है, -2L है यहाँ प्लस L है, इज इक्वल टू -6mL²/9 इंटू ओमेगा। आप इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v0/2L। बहुत ही सिंपल है, 3 यहाँ से 3 कट गया, ये 3 और 2 हो जाएगा, v0/2L। तो ओमेगा इज इक्वल टू v0/2L। तो अभी हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली, सारा कैलकुलेशन ये करते हुए कि अबाउट सेंटर ऑफ मास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या था, और ये एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा, ये भी सोच लीजिए क्यों कंजर्व रहेगा। नंबर 1, क्योंकि ये जो भी फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द रॉड। तो अलोंग द रॉड जब फोर्स लगेगा और मेरा पोजीशन वेक्टर भी अलोंग द रॉड ही है, विथ रिस्पेक्ट टू सी, बी का भी जो है वो अलोंग द रॉड है, विथ रिस्पेक्ट टू सी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी जो है अलोंग द रॉड है, तो आर क्रॉस एफ क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। फोर्स भी रॉड के अलोंग है, पोजीशन वेक्टर भी रॉड के अलोंग है, आर क्रॉस एफ, torque is equal to 0. Therefore, since torque is equal to 0, angular momentum before the collision is equal to angular momentum after the collision. तो LIC, C इसलिए कि about C, LIC हमने निकाला था वो -L/3 mv0 हुआ था, L फाइनल वो हो गया था -ICM ओमेगा। माइनस का टर्म इसलिए आ रहा था क्योंकि ये हम जो ओमेगा है इस क्वेश्चन में ओमेगा इस तरह रोटेट कर रहा है, अब देखेंगे भी, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा वेलोसिटी से है, नीचे वाला कम वेलोसिटी से है, यानी कि ये बॉडी जो है रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, और जब ऐसे रोटेट कर रही है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसके कारण ये माइनस आ गया था। लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये अबाउट सी का जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अननेसेसरी है, क्योंकि अगर आप अबाउट पॉइंट ए भी निकालें तो भी ओमेगा यही आएगा, अबाउट पॉइंट बी भी निकालें तो भी आंसर यही आएगा। उसको मैं शो करता हूँ कैसे आएगा।
अभी हमने इस सिस्टम की इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाला था अबाउट सी हो या अबाउट ए हो, वो एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होता है, जिसको मैं अभी प्रूव कर दूंगा। अब मान लीजिए कि मैं अबाउट सी नहीं करके अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, इस पॉइंट या यहाँ पे या बी या ए के अबाउट भी अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराऊं तो भी जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं अबाउट ए निकालूं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होगा, एल आई अबाउट ए। अबाउट ए जब निकालना है तो ये बी के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम होगा, ये माइनस डायरेक्शन होगा, क्योंकि जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो हो जाएगा माइनस एम वी जीरो, इसकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। इनफैक्ट बी की तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन में वी जीरो रहती है, वी जीरो इंटू एल। इसके अलावा और कोई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि जब हम अबाउट ए की बात करते हैं तो वी जीरो जो ए की वेलोसिटी है उसके कारण कोई इसका अपना एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, जो एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले में क्या आता है, आर क्रॉस पी आता है, तो जो आर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं किसी पॉइंट तो आर क्रॉस पी लेते हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए ऑफ ए, तो ये आर ऑफ ए क्या होगा, ये जीरो होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। अब अगर किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट एक जनरल मोशन का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो हमने अभी निकाला था कि एल जीरो इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग करते हैं मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू आर क्रॉस सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये सारा जो पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्ररी ओरिजिन, प्लस जो भी आई ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, और इसको एक वेक्टर देने के वेक्टर डायरेक्शन के लिए। जब हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए निकालना है तो क्या है, इस बॉडी का जो जनरल मोशन हो रहा है वो क्या है, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है जो 2v0/3 से जा रही है। ये बिफोर कोलिजन भी उतना ही था, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही होगा, और इसका एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इन दोनों के कारण 2v0/3 ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ये वाला ओमेगा, इन दोनों के कारण जो टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए आएगा वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस l/3 है और सेंटर ऑफ मास का मास यहाँ पे 3m हो जाएगा, तो माइनस 3m इंटू l/3 इंटू 2v0/3। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट दिस पॉइंट ए। यहाँ से हम सी की तरफ जाए तो मेरा पोजीशन वेक्टर जो है वो जे की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आई की डायरेक्शन में है, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। उसी तरह जब ये ओमेगा के कारण हो रहा है तो ओमेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये v0 रहता है और ये v0/2 हो जाता है आफ्टर कोलिजन, हमने देखा है, यानी कि ऊपर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि जो आफ्टर कोलिजन ये ओमेगा ऐसे आ रहा है। इसके कारण क्या आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो माइनस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। आई सेंटर ऑफ मास हमने पिछले में निकाला था, आई सेंटर ऑफ मास हमारा आया था 6/9 ml²। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि तीनों टर्म में माइनस है तो माइनस को हटा भी देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा mv0l इजिकल टू 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ml 2v0/3 प्लस आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 6/9 ml² ओमेगा। ये 2v0/3 इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा mv0l/3 इज इक्वल टू 6/9। कहीं मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, कहीं कैपिटल लिख रहा हूँ, इसको समझ लेना कि जो भी m हो या कैपिटल हो या स्मॉल हो सेम चीज़ है। ये हो जाएगा ml² ओमेगा, इससे आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो जाएगा v0/2l। तो ये आंसर एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग अबाउट सी जब कैलकुलेट कर रहे थे तो भी हमें ओमेगा इक्वल टू v0/2l आया था। तो हमने क्या प्रूव किया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम लोग अबाउट सी निकालें, अबाउट ए निकालें, अबाउट बी निकालें, अबाउट एनी अदर पॉइंट निकालें, ओमेगा की वैल्यू उतनी ही आएगी। तो इसलिए इस सिस्टम का जो है वो एंगुलर वेलोसिटी वो v0/2l होगा। अबाउट सी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अबाउट ए भी उतनी ही होगी, अबाउट बी भी उतनी होगी, अबाउट ये कोई आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे होगा उसके अबाउट भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही होगी v0/2l। तो ये हमने दो मेथड से इस
रॉड की या इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी निकाली। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा मेथड है और जो इन दोनों मेथड से बहुत ही आसान है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये हमने पार्ट ए में ही निकाल लिया था कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v0, इसकी वेलोसिटी है v0/2 और ये डिस्टेंस है l। ये क्या दिख रहा है, ये एक मोशन इन अ प्लेन हो रहा है। ये रॉड एक रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड का मतलब ये है कि B और A के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, वो डिस्टेंस L है, वो घट नहीं सकता या बढ़ नहीं सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B, तो B को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ A प्लस ओमेगा क्रॉस R बी ए का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये बहुत ही कम्बरसम और डिफिकल्ट फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन इसको आप ध्यान से देखें क्या है। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी आर्बिट्ररी जनरल मोशन हो रहा है इन अ प्लेन, तो अगर हमें किसी एक पार्टिकल बी है या पॉइंट बी है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ए। वो क्या हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा क्रॉस इनका जो बी ए जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स के लेक्चर देखेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको वी बी और वी ए को इधर ले आए तो इसको आप लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी ए। और इस फॉर्मूले को हर बुक में दिया रहता है, केवल एक इसको वेक्टर नोटेशन में नहीं देके सिंपली लिख देते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर या v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो सेम चीज़ है, इसमें क्या हो रहा है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू ओमेगा, जो भी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है ये रॉड, क्रॉस ये जो पोजिशन वेक्टर है ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको हम लोग दिखा देते हैं आर बी ए। अब क्योंकि ये जो मेरा ओमेगा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लस के या माइनस के डायरेक्शन में होगा, और ये आर बी जो है वो अलॉन्ग प्लेन है, तो इसका अगर हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 90, साइन 91 हो जाएगा। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालने लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ये v0 है या v0/2 है, तो ये हो गया v0/2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज इक्वल टू v0/2l। ये बहुत ही सिंपल है, विदाउट किसी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह को लगाए हुए सिंपल सा आपको इस मोशन की ज्योमेट्री को देखना है। इस मोशन की ज्योमेट्री क्या कहती है कि ये एक रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड का मतलब है कि B और A के बीच का जो डिस्टेंस है, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जो भी होगी इस रॉड के परपेंडिकुलर होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी रॉड के अलोंग होगी तो उनकी डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड घट जाएगी। तो अगर सपोज ये रिलेटिव वेलोसिटी इसका सपोज इस डायरेक्शन में हो, जो मैंने अपने रोटेशनल मैकेनिक्स का अगर आप लेक्चर देखेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, सपोज इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है वी बी ए की, उसका क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर इस तरफ है यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस घटता जा रहा है, वो हो नहीं सकता है क्योंकि ये रॉड रिजिड है। सिमिलरली अगर रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो बी और ए का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वो हो नहीं सकता क्योंकि ये बी और ए एक रिजिड रॉड है। इसलिए क्योंकि ये रिजिड रॉड है तो उससे क्या होगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर होगी और वो गिवन ये इसको देंगे हम लोग ओमेगा क्रॉस आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये एक जनरल फॉर्मूला, और इसमें बी और ए में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी और ए के लिए ही ये लागू होगा। ये फॉर्मूला जो है आप अगर कुछ भी लिख लें, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें P और उसका भी अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट, और मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास भी है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास RP। तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से क्या मिलता है कि अगर हमें कोई भी रिजिड बॉडी दिया हुआ है या मोशन इन अ जनरल मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं, तो अगर हमें कोई भी दो पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है तो मैं किसी भी तीसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको भी यूज़ करके, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे भी ओमेगा की वैल्यू आ सकती है। ये तो मैंने 3 मेथड कर दिए, अब चौथा मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम B की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ B क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ C प्लस ओमेगा क्रॉस
पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ b क्या है आफ्टर द कोलिजन, v0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सब जगह 2v0/3 है, प्लस ओमेगा हो गया। ये यहाँ से डिस्टेंस क्या है 2l/3 है इंटू 2l/3। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये इधर आएगा तो हो जाएगा v0/3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2l/3। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v0/2l। कि हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी ऐसा बॉडी दिया हुआ हो और हमें बस अभी फॉर द टाइम बिंग ये कंसिडर कर रहे हैं कि मोशन इन अ प्लेन ही है। और आईआईटी के लेवल पे मैक्सिमम आपका जो 99.9% क्या 100% क्वेश्चन जो भी होते हैं मोशन इन अ प्लेन का ही होता है, 3 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन नहीं आता है। यानी कि XY प्लेन में रोटेशन हो या जनरल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, तो कोई भी अगर जनरल बॉडी दिया हुआ है प्लेनर बॉडी, उसका जनरल मोशन हो रहा है इन अ मोशन इन अ प्लेन, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये A है, दूसरा पॉइंट एक B है, अगर हमें A और B की वेलोसिटी दी हुई है तो हम तीसरा कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली पहले VB दिया हुआ है, VA दिया हुआ है, हमने VB माइनस VA कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा ओमेगा क्रॉस RBA हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ R। इससे हमें ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि ये प्लेनर मोशन है इसलिए ओमेगा क्या होगा, या तो प्लस के डायरेक्शन में या माइनस के डायरेक्शन में आ गया। जब आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, आपको सपोज कोई आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पे है C, उसका निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ C विल बी सिंपली V ऑफ A प्लस ओमेगा क्रॉस RCA। अब इसमें क्या हमें VA मालूम है, इसकी वेलोसिटी पहले से ही गिवन है, ओमेगा हमने यहाँ से निकाल लिया और C का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि C पॉइंट दिया हुआ है तो RCA निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट की अगर वेलोसिटी दी हुई है A और B की, तो हम आर्बिट्ररी किसी C, D, E, F सब की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 पॉइंट की वेलोसिटी A और B की दी हुई है तो हम इस प्लेनर बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है इन दिस प्लेन, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, वो निकाल सकते हैं। और रिजिड रॉड इसलिए इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़रूरी है कि अगर ये रॉड रिजिड नहीं होगा तो ये सारा जो फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, दीज आर वैलिड फॉर रिजिड बॉडीज ओनली, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इसलिए इसका रॉड का रिजिड होना काफ़ी ज़रूरी कि अगर हमारे पास कोई प्लेनर बॉडी है तो उसके पूरे मोशन को डिस्क्राइब करने का 2 तरीका हो सकता है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स अगर आप हमें दे दें, गिवन अगर गिवन है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। ये एक तरीका होता है इफ आई एम गिवन वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ एनी वन पॉइंट, मतलब इसमें ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी हो जाए या नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी ऑफ एनी वन पॉइंट प्लस ओमेगा अगर मुझे आप दे दें, तो भी मैं किसी भी थर्ड आर्बिट्ररी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। यानी पूरे एक रिजिड बॉडी, जो जनरल रिजिड बॉडी का जनरल मोशन इन अ प्लेन है, सब जगह मैं बार बार ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि रिजिड बॉडी है लेकिन इसका मोशन इन अ प्लेन है, और ये जनरली एक प्लेनर बॉडी की बात मैं कर रहा हूँ ताकि वो लैमिना की तरह है। अगर आप बिल्कुल अब सिमेट्रिकल टॉप ले लें और उसको 3 डायमेंशन में घुमाने लगे, तब ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाएंगे। लेकिन आईआईटी लेवल तक केवल जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है या मोशन इन अ प्लेन होता है, एंड मोशन ऑफ अ प्लेनर बॉडी ऑफ अ लैमिनर बॉडी जो लैमिना की तरह हो, तो उसका ये तरीका होता है कि अगर आप मुझे कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी दे दें तो मैं उस बॉडी के हर पार्टिकल का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता दूंगा। या मुझे आप किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दे दें और उसका एंगुलर वेलोसिटी दे दें ओमेगा उस बॉडी की, और एंगुलर वेलोसिटी किस पॉइंट के अबाउट, ये इरेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किस पॉइंट के अबाउट, हम लोग जब मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो पॉइंट इरेलेवेंट हो जाता है। वो पॉइंट C हो, B हो, A हो, मैंने अभी दिखाया, आंसर मेरा ओमेगा का सेम आता है। तो या तो मुझे आप 2 पॉइंट की वेलोसिटी दे दें, या मुझे आप 1 पॉइंट की वेलोसिटी दें और ओमेगा दे दें, मैं उस बॉडी में जितने भी 1000 पार्टिकल्स होंगे सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी आपको बता दूंगा, अगर आप मुझे कंडीशन 1 दे दें या कंडीशन 2 दे दें।